बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहां जहां पे लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको एक मरतबा फिर बकरा ईद की खुशियां मुबारक हों। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और आसिम मुनीर साहब ने खसूसी अहकाम जारी कर रखे हैं कि जितना तंग किया जा सकता है इमरान खान साहब को तंग किया जाए ताकि वो मजबूर होकर कोई डील कर लें। यानी एक आदमी को जब आप एक लेवल से ज्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको कैद तन्हाई में रखते हैं, उसकी फैमिली को नहीं मिलवाते, उसकी आंख भी जाया कर देते हैं और मल्टीपल चीजें आप करते चले जाते हैं, तो एक वक्त आता है आपको ऐसा लगता है कि अब ये आदमी टूट जाएगा और मेरे साथ कोई ना कोई डील कर लेगा। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि इमरान खान साहब डील करेंगे। इससे पहले कि मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, बल्कि पहले आपको वाकया सुनाता हूं। मैं ना ISI की कैद में था, तो मुझे एक ऑफिसर आया और उसने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुमने पकड़ लिया इमरान खान को। तो मैंने कुछ सवाल किए, मैंने कहा किधर आपने रखा है? तो उसने बताया जी उस वक्त ना वो अटक जेल में रखा हुआ था। जब मैं कैद में था तब इमरान खान साहब अटक जेल में थे, जहां से बाद में उनको शिफ्ट किया गया था। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे पास ना 2 हफ्ते 15 दिन है, इतने दिनों में इमरान खान साहब के साथ जो चीजें तुम तय करना चाहते हो तुम लोग कर लो, मामला उनके साथ जो करना चाहते हो कर लो, क्योंकि जितना लंबा तुम उसे कैद रखोगे तो वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा। ये बात उसे समझ नहीं आई। बाद में उसने मेरे से जब पूछा, वापस आए ये लोग ये रिकॉर्ड कर लेते होंगे या कुछ इनका सिस्टम होगा जिसमें ये सुनते थे मुझे, तो उसने मुझे बाद में आके उन्होंने पूछा कि ये कैद का गुलाम क्या होता है, इससे आपका क्या मतलब है? मैंने कहा जी वो फिर अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि वो छूट कर बाहर कब जाएगा, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से मैं कुर्बानी दे रहा हूं और इतने अरसे से मैं इस हिरासत के अंदर हूं, तो अब मैं कंप्रोमाइज क्यों करूं? तो इमरान खान ने जितनी मार खा ली ना, जितना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अपने कारकुन भी कत्ल करवा लिए, ये सारा कुछ होने के बाद और इन सारी चीजों के बारे में इमरान खान साहब को इल्म है, तो अब इमरान खान साहब कोई ऐसी डील नहीं करने वाले कि वो अपना जाती फायदा निकाल के बाहर आ जाएंगे। हाँ, इमरान खान थोड़ा बहुत को फेस सेविंग दे सकते हैं, इमरान खान थोड़ा बहुत रूम दे सकते हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत रास्ता दे सकते हैं कि ठीक है यार मैं तुम्हें सियासत में से निकलने का रास्ता देता हूं तो इज्जत के साथ निकल जाओ। ये तो इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन वो ये डील नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के जर्नैल यहां पे हुकूमत करते रहें और सियासतदान चुड्डू बन के बैठे रहें। ये मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान कर पाएगा इतनी मार खाने के बाद। यानी इंसान जो कुर्बानी देता है वो कुर्बानी उसके ऊपर एक बोझ बन जाती है कि क्योंकि मैंने ये कुर्बानी दी है लिहाजा अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यही इमरान खान साहब के साथ होगा और इस बात की आसिम मुनीर साहब को अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कभी मुश्किल वक्त देखा ही नहीं, इस तरह की कभी चीजों का सामना किया ही नहीं उन्होंने। वो तो जनाब फौज में भर्ती हुई और फौज में भर्ती होने के बाद आपको हर तरह की सहूलत होती है। अब वो आर्मी चीफ बन गए करते कराते, सारे उनकी खुशामद करते हैं, सारे मामला उनके कंट्रोल में। उन्हें अभी इस बात की समझ नहीं आएगी। इस बात की समझ उसी आदमी को आएगी जिसके दिमाग में इनकलाब दस्तक दे रहा होगा। नाज़रीन, इमरान खान को फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अब जो सरकार एक कैदी को 3 साल हो गए, 6 ईदें हो गई, जो सरकार एक कैदी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रही, उसे एक अदालत की पेशी के ऊपर नहीं ला सकती, उसको सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, कहते जी सिक्योरिटी हम नहीं दे पाते। जेल के अंदर एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, अदालत में पेश नहीं कर पा रहे एक साबिक वजीर आजम को। तो जो सरकार इतना नहीं कर पाती वो ये कैसे दावा करती है कि वो आलमी सतह पे सिक्योरिटी के मामला देखेगी, सऊदी अरब की सिक्योरिटी करेगी, बाकी मुल्कों की सिक्योरिटी करेगी, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? कैसे वो ये कह सकती है? पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान गुज़िश्ता 3 दिन से जो रिपोर्टें आ रही है, बलूचिस्तान जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना फील्ड मार्शल वजीर दाखिला चले गए हैं एक मुकद्दस सफर के ऊपर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी इबादत। लेकिन कौन है जो पाकिस्तान को देखे, बलूचिस्तान को देखे? बलूचिस्तान बेयारो मददगार है, वहां का वजीर आला भी खुलकर फिर नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता। कोयटा से बाहर जाए ना, कोयटा के अंदर भी नहीं घूम सकता। तमाम शराएं बंद हो जाती हैं, जिसका दिल करता है जहां पे आके नाका लगाता है और लूटना शुरू कर देता है। कितने ही लोग शहीद हो गए गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर, ये डाटा तो जारी भी नहीं किया जाता। एक तरफ पाकिस्तान को इस तरह जलाया जा रहा है और वो आवाजें जो पाकिस्तान को बचाने वाली आवाजें हैं, इंसानी हुकूक की आवाजें हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, उनको दबा दिया गया। भारंग बलोच और बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मोतबर आवाज है इंसानी हुकूक के हवाले से, उन्होंने क्या किया? क्या है वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे और लोग उनकी बात मानते हैं।
आज आसिम मुनीर साहब अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके बलूचिस्तान में अपनी सारी फौज लगाकर ऐसा जलसा नहीं कर सकते जैसा वो मारंग बलोच को छोड़ें तो उसका इस्तकबाल हो जाएगा अगले 10 घंटों में। ये बात एक सच है, हकीकत है। बलूचिस्तान आसिम मुनीर साहब का नहीं है, बलूचिस्तान मारंग बलोच का है, वहां के रहने वाले बलोचों और पश्तूनों का है। अवाम उसके मालिक हैं। आसिम मुनीर साहब वहां मुलाजिम हैं और वो नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, और वो जो तनख्वाह लेते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा टैक्स का बलोच शहरी भी देते हैं। तो मारंग बलोच को बंद किया हुआ है, जो अमन के लिए आवाज है या जो आवाज है इंसानी हकूक के लिए, वो क्या कहती है? जबरी गुमशुदगियां बंद करो। उसके बाप को मार दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया, मसक शुदा लाशें फेंक दी जाती हैं। तो जबरी तौर पे लापता करना दुनिया के किसी कानून में जायज नहीं है, वो मना करते हैं इससे। मारंग बलोच को अंदर कर दिया, ईमान मजारी को, हादी अली चट्टा को। ये वो आवाजें हैं जो इंसानी हकूक के लिए बुलंद होती हैं और इस वजह से ये लोग जेलों में पड़े हुए हैं आज ईद वाले दिन भी। इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, बुशरा बीबी है, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, फलक जावेद है, ये मुलाकातें भी नहीं इनकी करवा रहे। वो अतीक रियाज साहब है, वो बताते हैं ना सनम जावेद की मुलाकात करने दी गई इन्होंने, ना आलिया हमजा साहबा की मुलाकात करने दी गई। घंटों इंतजार करवाया गया, मुलाकात ही नहीं करवा रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में पड़े हुए। सैकड़ों ऐसे सियासी कैदी इस वक्त जेलों में बंद हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो पसंद नहीं है। देखिए, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बार बार पता क्यों कहता हूं, जरा इसको आप समझें। हमने माजी में गलतियां की हैं, मैं खुद गलतियां करता रहा हूं और उनकी मैंने माफी भी मांगी है पूरी कौम से। अब अगर किसी का दिल करता है कि उन गलतियों पे मेरी गर्दन उतार दे तो भाई उतार दे, मैंने अपने हिस्से की बहुत मार भी खाई है। मैंने जो गलत किया मुझे उस पर शर्मिंदगी है, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत मार खाई और रोज अपनी गलती के ऊपर अपने आप को कोसता रहा और मैं ये कहता रहा कि ठीक है, मैंने क्योंकि गलती की है, ये मुझे और मारेंगे तो कोई बात नहीं, मारो मुझे, अब मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो ये मैंने वक्त गुजारा। मैं सबको एक बात समझाता हूं जो लोग बात समझते नहीं है। आप जब सियासतदानों के ऊपर ज्यादा कीचड़ उछालते हैं ना, देखिए उनकी जितनी जिम्मेदारी है उतना उन पर जरूर डालें। जब वो टाउटगिरी करें और एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करें तो उन्हें जरूर आप मेंशन करें, उन्हें आप जरूर इस बात पे शर्मिंदगी दिलाएं। यानी सियासतदानों को सिर्फ एक बात पे शर्मिंदा करें कि जनाब आप जर्नैलों के साथ ताल्लुकात क्यों रखते हैं। सियासतदानों को सिर्फ एक बात के ऊपर उनको घटियापन का एहसास दिलाएं कि जनाब आप जूते पॉलिश क्यों करते हैं। बाकी इन बेचारों का कोई नहीं है, ये सारा किया धरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। जब हम सियासतदानों को रगड़ा लगाते हैं ना मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जानबूझ के बिला वजह, तो ये जर्नैलों को क्लीन चिट मिलती है उसमें, जिन्होंने जुल्म किया होता है दरअसल। यानी जो काम किए जनरल बाजवा ने वो आप इमरान खान के खाते में, और जो उससे पहले जर्नैल ने किए वो आप नवाज शरीफ के खाते में, और जो आज हो रहे हैं आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं या उनकी आईएसआई या उनकी एजेंसियां कर रही हैं, वो आप उठा के शहबाज शरीफ के खाते में कैसे डाल सकते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो उनकी फैमिली ने किसी एक सियासतदान का नाम नहीं लिया, नामजद ही नहीं किया उनकी वालदा ने, उन्होंने सारे मिलिट्री के लोगों को नामजद किया जिन्होंने जुल्म किया था। मैं जबरी तौर पे लापता हुआ, अहमद फरहाद साहब और बहुत सारे और लोग हुए। हम में से किसी ने किसी सियासतदान के ऊपर उंगली नहीं उठाई कि इसने हमें जबरी तौर पे लापता किया, नहीं भाई, इन्होंने किया ही नहीं। सियासतदान को गाली देके उसे गंदा करके एक्चुअली मैं क्लीन चिट दे दूंगा उस जर्नैल को और उस जालिम सेक्टर कमांडर को और उसके साथियों को जिन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि एक्चुअली जो लोग जालिम हैं या जो लोग ये कर रहे हैं उनकी तरफ पिन पॉइंट करना चाहिए। वो यानी हर काफले वाले से अलग बात करें तो वो क्लेम करता है कि 10 से 20 हजार बंदा मेरे साथ है, तो ये 7-8 काफले हैं। यानी अगर हम ये कहें मोहतात अंदाजे में 50,000 से 1 लाख आदमी इस जगह पे मौजूद है तो आप मोहतात अंदाजे में ये कह सकते हैं। अब इस काफले ने जाना है इस्लामाबाद या यहां पर रुकना है या वापस पीछे जाना है पेशावर की तरफ, यह फैसला भी नहीं हुआ। यह फैसला होगा आज सुबह जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे कभी यह फैसला होगा, क्योंकि कट्टी पहाड़ी पे बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी की गई है। वहां पे इस वक्त एक जंग जैसी सूरत हाल है और वहां जो फ्रंट के ऊपर लोग मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। वहां पे इस वक्त सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी और उमर अयूब खान साहब, इनके काफले क्योंकि वहां से हजारा से पहुंच चुके हैं, ये वहां पे आके कट्टी पहाड़ी पे टकराए हैं, तो ये लोग इस वक्त फुल मजामत कर रहे हैं। ये मुराद सईद की टीम पूरी की पूरी जो है वो इस वक्त कट्टी पहाड़ी के ऊपर मजामत कर रही थी, लेकिन फिर वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पड़ाव डाला है और कट्टी पहाड़ी को उन्होंने क्रॉस करना है। अब देखना यह है कि वो एक तरफ से जोर लगा के उसे क्रॉस करते हैं या पीछे से मदद मांगते हैं।
अटक से जो लोग निकले उन्होंने सारा दिन मोटरवे पे कब्जा रखा है, पुलिस को भगा दिया था उन्होंने। अटक का डीपीओ लोग ढूंढते रहे, वो नजर ही नहीं आया। अब ये जो अटक से लोग निकले हैं ये वापस अटक में ही अपने घरों में चले गए और वो ये कह रहे हैं जी हम दोबारा निकलेंगे। जुल्फी बुखारी साहब की जो फैमिली है, जो यहां पे उनके कजन्स हैं, जो उनके बाकी रिश्तेदार हैं, वो यहां पे बड़ी जबरदस्त उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अटक के मैं पहले ये आपको बताना भूल गया था और बाद में इंफॉर्मेशन होती भी नहीं है, फिर मैंने जो ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ लोगों से इंफॉर्मेशन ली तो वो ये है कि अटक के जो 500 एमपीएज हैं उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया और वो 500 एमपीएज अपने अपने लोगों को लेकर निकले और कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। और फिर जब उन्हें पता चला कि अभी खैबर पख्तूनख्वा वाले बहुत लेट है, हमें उनको लेकर जाना है या उनकी मदद करनी है, तो फिर वो वापस गए और उन्होंने नई हिकमत अमली बनाना शुरू की है। वो कल दोबारा निकलकर मोटरवे पे आकर टच करेंगे। अभी मोटरवे के ऊपर इस वक्त खड़े हैं बहुत बड़े काफिले जो साउथ की जानिब से आ गए हैं, जो डीआई खान से क्रॉस करते हुए सी पैक से आए हैं। वो तकरीबन 15 किलोमीटर इस्लामाबाद से पहले, टूल प्लाजा से पहले, ये सारे वहां पे खड़े हैं और कई किलोमीटर तक वहां पे फैले हुए। अब एक काफिला जो उमर अयूब के साथ आ रहा था, उनकी क़यादत में सबसे ज्यादा जंग अगर किसी काफिले ने लड़ी है तो वो इसने लड़ी है। पहले इनको एक मतलब दी गई जाके टेक्सला में पुलिस का मुकाबला करें। ये वहां गए और वहां इन्होंने कई घंटे टेक्सला में मुकाबला किया। फिर इनको कहा गया नहीं, आप अली अमीन के काफिले के साथ आकर मिले, आप वापस आए। ये वापस आए, हजारा मोटरवे से उतरे तो इनको वहां पे गाजी बरोता के पास गालिबन वहां एक बहुत बड़ी मुजामत का सामना करना पड़ा। इन्होंने वो रुकावटें ही तोड़ दी। उसके बाद ये अली अमीन के पास पहुंचे और इस वक्त ये काफिला सबसे आगे था जब ये कटी पहाड़ी को जाकर टच किए। तो इस वक्त जो हजारा से आने वाले लोग हैं या सुहेल अफरीदी के साथ जो लोग आए, मीना खान के साथ जो लोग आए, इनकी ड्यूटी है, फजल हकीम वगैरह, ये कट्टी पहाड़ी को इस वक्त क्लियर कर रहे हैं, पुलिस को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको उन लोगों के नाम लिए जिन लोगों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया और अभी ये टेस्ट मैच चलेगा। अभी लाहौर ने निकलना है, अभी फैसलाबाद ने निकलना है, अभी सियालकोट ने निकलना है, गुजरावाला ने निकलना है, अभी तकरीबन दर्जनों शहरों ने निकलना है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगली कॉल क्या आती है और किस तरीके से आती है। जब डी चौक पहुंचेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसके बाद एक नया खेल शुरू होगा और इस मरतबा तहरीक इंसाफ को डी चौक में पहुंचने से रोकना इतना आसान नहीं है। शौकत बसरा साहब एक काफिला लेकर आ रहे हैं और शौकत बसरा साहब का काफिला भी काफी बड़ा है। वो जनूबी पंजाब से निकलने में कामयाब हो गए अपने इलाके से। पुलिस का घेरा उन्होंने तोड़ दिया था क्योंकि उनके साथ भी लोग मौजूद थे, पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। तो शौकत बसरा साहब भी रस्ते में है, फयाज झजड़ा साहब वो भी रस्ते में, जिनके बेटे को टॉर्चर किया गया था प्लास के साथ और उसकी वीडियो बना के घर वालों को दिखाई गई थी वीडियो कॉल पे, उनकी वालदा को बहुत थ्रेट किया गया था। ये एमएनए साहब है, ये भी जनाब पहुंच गए हैं। जनूबी पंजाब वालों ने बीच में चंद जगहों पे स्टे किया है और अब वो सुबह से दोबारा आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जैन कुरैशी, आमिर डोगर, ये दोनों बुरी तरह नाकाम हुए। ना सिर्फ ये खुद नाकाम हुए बल्कि इन्होंने अपने पीछे ऐसे लोग भी नहीं छोड़े जो लीड करते हैं और अभी तक मुल्तान से कोई बड़ा काफिला रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर जैन कुरैशी नहीं है तो उनकी बहन कहां है, बाकी लोग कहां हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मुमकिन है कि वो लोग मैदान में आ जाए और थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाए जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, क्योंकि गिरफ्तार तो कोई भी हो सकता है लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तार हुए उस पर कारकुन और अवाम बहुत गुस्से में है। बीसियों नाजरीन ऐसे गुमनाम हीरोज हैं जिनके अभी नाम इसलिए नहीं ले रहे हमने बल्कि आपस में हम डिस्कस कर रहे थे नामों का, तो हमने ये फैसला किया कि भी उनके नाम नहीं लेंगे क्योंकि सारा टारगेट उनको किया जाएगा और ये गुमनाम हीरोज ने कमाल किया। लेकिन एक आदमी का मैं नाम लेना चाहूंगा, इस आदमी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक कोई नहीं है, ये एक इनकलाबी शायर है सिर्फ, और ये शख्स जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की खातिर निकला हुआ है, ना इसका कोई फायदा है ना इसका कोई मफाद है, ये सिर्फ अपने मुल्क के फायदे के लिए निकला हुआ है, अपने जमीर की आवाज पे। ये निकलता है जहां पे लोग थकते हैं और हारने लगते हैं तो ये उनको शायरी सुनाता है और उनको अपने शेर सुना के उनका खून गरमाता है और उनको वापस मैदान में लेकर आता है। ये आदमी लगातार कई दिनों से लोगों को मोटिवेट कर रहा है, कभी बाजारों में, कभी दुकानों पे, कभी ढाबों पे, कभी चाय के अड्डों पे, हर जगह पे ये आदमी जाता है और लोगों से मिलता है। जितनी इसने कंपेन की है इस तहरीक के लिए उतनी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे लोग नहीं कर पाए। इसका नाम है अहमद फरहाद। अहमद फरहाद को मैंने हर जगह ग्राउंड पे देखा, हर जगह तकलीफ वाली जगहों पे देखा, लोगों को रेस्क्यू करते हुए देखा, लोगों को मदद करते हुए देखा, लोगों को शायरी सुनाते हुए देखा और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए देखा। तो अहमद फरहाद का नाम अगर ना लिया जाए तो बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि मुराद सईद का जो असर है और मुराद सईद का जो एक अपना पार्टी के अंदर पूरा एक ग्रुप है नौजवानों का,
وہ آج بھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خیبر پختونخوا سے آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ایکٹیو وہی لوگ ہیں. ناظرین, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایسے کارکن کیوں نہیں ملے؟ یعنی اگر وہ گلہ کرتے ہیں یا روتے ہیں تو ان کا رونا بنتا ہے میاں صاحب کا. ان کا کارکن آرام مانگتا ہے, کھانا مانگتا ہے, چیزیں مانگتا ہے, پیسے مانگتا ہے, فائدے مانگتا ہے, لیکن میاں صاحب کے لیے ایسی قربانی نہیں دیتا. آپ اندازہ کریں نا, ابھی 24 گھنٹے ہو گئے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے, آنسو گیس کے شیل بھی کھا رہے ہیں, کھانا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ملا, نیند بھی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی وہ گھر نہیں جا رہے. وہ پاکستان کی آواز بنے ہوئے اور پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جو 24 کروڑ پاکستانیوں کا مقدمہ ہے, وہ یہ لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں. یہ لوگ چند لاکھ ضرور ہوں گے, لیکن یہ پورے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور پورے پاکستان سے اکٹھے ہو کر پہنچے ہیں. اوورسیز کا ناظرین میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ کینیڈا میں بھی بڑا اچھا احتجاج ہوا ہے. بڑا زوردار طریقے سے ان کی پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا ہے. ناظرین, ایک چیز اور جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جب رکاوٹیں عبور کرتے ہیں تو وہ آگے آگے بھنگڑے ڈالتے ہیں. میں نے کچھ جرنلسٹ نے ان سے بات کی, لڑکوں سے, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا عمران بھائی یہ عمران خان کو لینے آ رہے ہیں, ان کی پوری پکی نیت ہے کہ یہ عمران خان کو چھڑوا کے لے جائیں گے. میں نے کہا یار ہاؤ از اٹ پاسبل, تو اس کے قانونی نقطے بھی ہوں گے. انہوں نے کہا جی ان کو کچھ پتا نہیں ہے, یہ عمران خان کو لینے آ رہے ہیں, یہ پولیس کو بھگاتے ہیں, رستہ کھولتے ہیں, آگے جا کے بھنگڑے ڈالتے ہیں.